फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कल रात को प्रधानमंत्री जी ने अपना एक शानदार भाषण दिया और बस सारी जनता मुग्ध पड़ी है। उस भाषण को सुनने के बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस से प्रभावित है और पीड़ित है। मेरे लिए मिस्ट्री है कि जिस समय अभी लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोरोना से प्रभावित शहर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, उससे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और उस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बीच में छोड़ दिया गया है। कोरोना से अभी देश मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे कोरोना का संकट गहरा हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के कल के भाषण से सिर्फ आपको एक चीज का अंदाजा लगेगा कि अब देश के सामने कोरोना अब कोई संकट नहीं है। चुनौती क्या है? नया जो अवसर आया है, और नया अवसर क्या है कि बस कंपनियां दरवाजे पर खड़ी हुई, बस दरवाजा खोलने की देर है, बस धाधर अंदर चली आएंगी भारत में। कोई इतना बड़ा नेता, 130 करोड़ जनता का नेता, वो इतनी महामारी के बीच में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, नवनिर्माण, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली बात, ये सब अर्थहीन बातें क्यों करेगा? कोरोना का संकट नहीं है क्या? अगर है तो कोरोना के खिलाफ में यूनाइटेड फाइट का कॉल क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? अगर कोरोना एक वास्तव में सामाजिक संकट जिसने पैदा किया है, लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है उसने, तो अभी कंसंट्रेट किस पर करना चाहिए? अभी कंसंट्रेट करना चाहिए एकजुट होकर सारे राजनीतिक मतभेद बुला के, सारे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों को बुला के सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, कोरोना के खिलाफ कैसे सभी को एक साथ लेके लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जो 33-34 मिनट का जो भाषण है प्रधानमंत्री का, उस भाषण को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि अब कोरोना तो बस प्रधानमंत्री ने कह दिया है और कोरोना तो अब यह है कि इसके साथ तो जीना है, हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, इसलिए अब यह कोई समस्या नहीं है। ये इतना बड़ा डिपार्चर, या तो यह है कि ये पिछले जो 48 दिन, 49 दिन जो भारत में बंद रहा है, पूरा लॉकडाउन रहा है, ये एकदम गलत था। अरे जब साथ ही जीना है और साथ ही मरना है तो पहले दिन ही कह देते आप साथ जीना और साथ मरना है, देश को चलने दो नॉर्मली, और चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भी देश, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अभी यह बयान देने की स्थिति में नहीं है कि कोरोना एक अब चुनौती नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है, और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को लगातार तमाम किस्म की वेबसाइट, तमाम किस्म के न्यूज चैनल्स वो इंडोर्स कर रहे हैं। तो कल के प्रधानमंत्री के बयान पर मेरा सिर्फ एक ही वक्तव्य है कि कोरोना का संकट अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है। ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप दरकिनार कर दिए हो, जी नहीं।
ये खामख्याली में रहना बंद करें। दूसरी एक और खामख्याली है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके भक्त हैं। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि सारी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है कि भारत ने कैसे कोरोना से फाइट किया, और भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। सारी दुनिया छोड़ दीजिए, कोई एक अखबार बताइए, कोई एक मैगजीन बताइए जहां पर कि भारत के उन राज्यों के बारे में जहां पे कि बीजेपी की सरकारें हैं या और दूसरे राज्य, किसकी प्रशंसा की जा रही है? हिंदुस्तान ने कोरोना से फाइट किया, इसके लिए किसकी प्रशंसा की जा रही है? सिर्फ एक केरल की। सारी दुनिया अचंभे में है। पिछले 45 दिन में तकरीबन 35 बड़े अखबारों और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ने भारत की सबसे प्रमुख खबर बनाया है केरल के मॉडल को, कि केरल की सरकार ने जो किया है और दिखाया है वो अकल्पनीय है। तो भारत की किस चीज की प्रशंसा हो रही है? भारत की प्रशंसा हो रही है केरल के मॉडल की। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने केरल का मॉडल तो अडॉप्ट ही नहीं किया। आपने जो मॉडल अडॉप्ट किया उसे मैं एक ही नाम दूंगा, कोरोना से फाइट करने के लिए शेख चिल्ली का मॉडल। ये गुजरात मॉडल भी नहीं है, ये शेख चिल्ली का मॉडल है। शेख चिल्ली ही सिर्फ सोच सकते हैं ऐसा कि कोरोना अब नहीं है और आप सिर्फ कारखाने खोलने हैं और जमीन देनी है। आश्चर्यजनक है ये। तकरीबन 35-40 लाख लोग रोड पर हैं, घर लौटना चाहते हैं, उनके लौटने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक शब्द नहीं उसमें बोला गया। कोरोना खत्म हो गया। अगर कोरोना खत्म हो गया तो फिर दिक्कत क्या थी? कल घोषणा कर देते आप। फिर लॉकडाउन 4 की जरूरत क्या है? किसके लिए लॉकडाउन 4 लगाना चाहते हैं आप? लॉकडाउन का 4 का मतलब है कि कोरोना है, लेकिन आपके भाषण से तो लगता नहीं कोरोना है। आपको तो यह लगता है कि यह बहुत ही महान अवसर है, अगर इस अवसर को चूक गए तो भारत अब आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री ने एक शैली एडॉप्ट की है, वो बहुत ही मजेदार शैली, उसकी बात में बात करूंगा। मैं सिर्फ जो बताना चाहता हूं आपको यह कि प्रधानमंत्री कल जब बोल रहे थे तो वे लगातार जिस तरह से बोल रहे थे उससे लग रहा था कोरोना अब हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। कोरोना हिंदुस्तान की समस्या नहीं है तो पिछले 45 दिन से ज्यादा हो गया, 48 दिन के करीब हो गया, लॉकडाउन क्यों किया आपने? यह तो आप पहले दिन भी जानते थे कोरोना के साथ जी सकते हैं। मेरा जैसा लेमैन, मैंने फेसबुक लाइव के अपने पहले या दूसरे प्रसारण में ही यह बात कही थी, कोरोना के साथ जी सकते हैं आप। प्रधानमंत्री को यह अपने चौथे ब्रॉडकास्ट के समय आगे पता चला कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कोरोना के साथ जी सकते हैं। अगर कोरोना के साथ जी सकते हैं तो फिर मर क्यों रहे हैं लोग? क्यों मरे लोग? कोरोना इतना ही अगर सहन योग्य वायरस है तो फिर सारी दुनिया में इतना हंगामा क्यों है? कोरोना अगर इतना ही सरल सहज फ्लू है तो लाखों लोग क्यों मर रहे हैं कोरोना से? नहीं, नहीं,
नहीं प्रधानमंत्री जी, आप एकदम गलत हैं, और गलत ही नहीं है, आप गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के खिलाफ जनता को और यहां की सरकारों को, यहां के राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार कैसे एक साथ लेके चले। लेकिन आप पहले दिन से यह तय करके चल रहे हैं कि आपको किसी को साथ नहीं लेना है, आपको किसी की सुझाव नहीं मानने हैं, और आपके दिमाग में कौन सा जादू बैठा हुआ है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप कोरोना अब नहीं रहा और ये एक सामान्य समस्या है और इसके साथ जीना और सहज होना सीखना होगा हमें। तो काहे के लिए इतना हंगामा चल रहा है भाई? कल आप डिक्लेयर कर देते कोरोना के बारे में कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप सहज रूप से जी सकते हैं। काहे के लिए 17 तारीख तक अभी घसीट रहे हैं इसे, और फिर 17 तारीख के बाद में लॉकडाउन 4 लाएंगे आप? दो में से एक चीज सही हो सकती है, या तो कोरोना सच है, अगर कोरोना सच है तो कोरोना के खिलाफ में आपके पास में क्या ठोस स्टेप है उन्हें बताया जाना चाहिए। 4 भाषण हो चुके हैं, 4 भाषण। और 4 भाषण में आपने क्या दिया है हमें देश के लिए? सिर्फ भाषण। एक साधारण सी चीज आप नहीं करवा पाए अभी तक, कि जो माइग्रेटेड लेबर अपने घर वापस लौटना चाहती है वो किसी तरह वापस लौट जाए, आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। अड़तालीस दिन बहुत होते हैं। 48 दिन में आप हिंदुस्तान के मजदूरों को उनके घर वापस नहीं पहुंचा पाए, और आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया है। मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया है, अभी सुबह दैनिक हिंदुस्तान के रिपोर्टर ने सुबह 8:30-9 बजे अभी कश्मीरी गेट से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर दूर लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लगातार पैदल जा रहे हैं। न कोई शर्म बची है आंखों में, न कोई जनता के प्रति इज्जत और सम्मान का और प्यार का भाव बचा है हमारी आंखों में। आपने किसी का भी इंटरव्यू नहीं पढ़ा। फेसबुक पर, अखबारों में, वेबसाइट पर इतने इंटरव्यूज माइग्रेटेड लेबर के आए हैं, हजारों इंटरव्यूज आए हैं इस बीच में। लेकिन दुख की बात है प्रधानमंत्री जी, आपने किसी का इंटरव्यू सुना नहीं, देखा नहीं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। नहीं नहीं, ये हृदयहीनता जो है ये भारत के लिए एकदम अकल्पनीय है। भारत ना हृदयहीन नहीं है, और आप खुद तो हृदयहीन हैं ही, आपने पूरे के पूरे सिस्टम को हृदयहीनता में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कितनी मतलब पीड़ादायक स्थिति है कि लोग घर से निकल रहे हैं, किसी तरह जाना चाहते हैं, आप जाने नहीं देना चाहते। घर पर हैं तो आप उन्हें खाना नहीं देते। और क्या क्या आपने डिक्लेयर किया उसकी चर्चा हम अभी करेंगे आपसे। पहले हम हिसाब आपसे लें लोगों की संवेदनाओं का, लोगों के प्रति आपकी जो संवेदनहीनता है इसका आपसे हिसाब लिया जाना चाहिए। आपको वोट दिया है लोगों ने, आपको लोगों ने खुशी खुशी चुना है, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंसू भर दिए हैं। हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं है जो रो ना रहा हो, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, या वो मजदूर हों या किसान हों।
मेरा जैसे व्यक्ति जो कि एकदम सबसे अलग थलग रहता हूं, मैं कभी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। मेरे घर से जहां मैं रहता हूं, मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से चल के दो मजदूर मेरे घर आए आज सुबह, और रात को 2-2:30 बजे चले। और एक ही सवाल, एक ही चिंता, जहां फोन कर रहे हैं वहां उनसे कहा जा रहा है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं, आप कह रहे हैं राशन पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी कहें तो नाम भी बता सकता हूं और पते भी बता सकता हूं। मैं झूठी बातों पर बातचीत नहीं करता। बताइए, मैं दिन से घर में बंद हूं आपकी वजह से, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं कहीं गया नहीं, मैं घर से दरवाजे के बाहर नहीं निकला, मैं कैसे मदद करूं उनकी? मेरे जैसे लोग जो एकदम आइसोलेशन में रहते हैं, जो राजनीति से एकदम दूर हैं, सिर्फ दर्शक भरे हम, विपत्ति के मारे हुए लोग 40-40 किलोमीटर चलकर खोज रहे हैं कि कहीं से 2 पैसे मिल जाएं। और कहें तो कश्मीर का नाम बताऊं मैं आपको। कल हमारे एक परिचित ने, कश्मीर में जो रंगकर्मी है, उसने फोन किया, मैं सो नहीं पाया उसकी वजह से रात भर। आपने कैसा देश बनाया ये कि हम सारे लोग दहाड़े मार मार के रोएं और आप जश्न मनाएं? आपके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जानते हैं जिस व्यक्ति ने फोन किया मुझे, उसने 50 साल नाटक किया है कश्मीर में। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो मजदूर मेरे घर आए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया, मजबूरी में वो आज चलकर आए कि पानी भी अब गले के नीचे उतर नहीं रहा है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास में सारा सिस्टम है, सारा रिजर्व बैंक का खजाना है आपके हाथ में, लेकिन आपकी आंख में एक आंसू नहीं है, और देने के लिए आपके पास में एक 10 ग्राम अन्न का दाना नहीं है। ये कल और आज के बीच में 3 तो व्यक्ति मुझसे मिल चुके हैं। एक फोन से मिल चुका है, 2 साक्षात आके मिल चुके हैं, और उसके बाद में मेरे पास में शब्द नहीं थे। और इन तीनों के बैंक अकाउंट है प्रधानमंत्री जी, ध्यान रखिएगा। तो मैं पहली चीज ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की कल की घोषणा का जो प्रस्थान बिंदु है वो ये कि अब कोरोना भारत में नहीं है। ये गलत है, गलत है, गलत। कोरोना भारत की सबसे बड़ी अभी भी चुनौती है, और आगे भी है। तो कोरोना गया नहीं है, कोरोना की वैक्सीन आई नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक इसके नीचे संक्रमण की स्थिति थमती नहीं है, तब तक यह खतरा बना हुआ है और लोगों की जान जाएंगी। किस इल्यूजन में रह रहे हैं आप? अभी 4 या 5 दिन हुए हैं। कोरोना जब आपका टेंटुआ बंद करना शुरू करता है ना, तो कोई दवा काम नहीं आती। एक फेमस हिस्टोरियन कलकत्ते में कोरोना से पीड़ित होकर, प्रभावित होकर मर गया। और आपके लिए वो अब समस्या नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, आप इतने हृदयहीन नहीं हो सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से यह कहना चाहता हूं और मित्रों से कहना चाहता हूं कि वे अपने इस प्रधानमंत्री पर दबाव पैदा करें। यह जो हृदयहीनता है, यह हृदयहीनता भयानक है और इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी देनी होगी। अभी अभी आपने 6 साल इसे संभाल के रखा है, रत्न को। एक आत्मनिर्भर भारत था, एक विकास के कगार पर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ भारत था, उसको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। तो पहला जो मुझे बात कहनी है कि कोरोना है, कोरोना को रियलाइज करना होगा, कोरोना को भूलना नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के जो स्पीच है, तरीका है, उसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि जो उन्होंने भाषा चुनी है, जो उन्होंने नाम चुने, प्रधानमंत्री के एक अपनी खास विशेषता है कि प्रधानमंत्री, यानी ये जैसे कहें ना कि ये सिर्फ शेख चिल्ली कर सकता है। ये आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मेरी प्रशंसा हो रही है। ये पहले प्रधानमंत्री सुनी दुनिया में, कहीं कोई राष्ट्राध्यक्ष ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूं उसकी प्रशंसा सारी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कटिंग आप दिखा दें और आपका अनुयायी दिखा दें, आपने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आपकी प्रशंसा हो रही है? नहीं, आपकी कोई प्रशंसा नहीं हो रही, कहीं भी प्रशंसा नहीं हो रही, और कहीं पर भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की प्रशंसा नहीं हो रही। लोग कोरोना से पीड़ित हैं और परेशान हैं, उससे लड़ रहे हैं, अपनी प्रशंसा नहीं खोज रहे। आप पहले प्रधानमंत्री हैं कि इस पूरी दुनिया जब संकट में घिरी है, वहां अपने प्रशंसा खोज रहे हैं। नार्सिस्ट कैसे हो सकता है कोई आदमी? आप अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, और जो आपके अनुयायी हैं, आपके दल के लोग हैं, वे भी कहते हैं कि हां आपने बहुत महान कार्य किया, दुनिया सब जानती है। अरे जेपी नड्डा के कहने से क्या दुनिया मान लेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया? वो आपके दल का अध्यक्ष है, आपके दल का कोई मंत्री जो आपकी कैबिनेट में है, वो अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है आपसे। पचास दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, आपने तो खबर नहीं ली दिल्ली के अस्पताल कैसे चल रहे हैं। आपको नहीं मालूम? आप भेजते अपने लोगों को, आप खुद जाते, खबर तो ली जा सकती है, क्या दिक्कत है? नहीं, आपकी कोरोना की जो रियलिटी है, एक रियलिटी वह है जो कि चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई है, और एक रियलिटी वह है जो जीवन जगत से जुड़ी हुई है। आपकी दोनों ही किस्म के यथार्थ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके 4 भाषण हैं ऑन द रिकॉर्ड, और चारों भाषणों में यह रियलिटी गायब है। ऐसा डिस्कनेक्ट और ऐसा कम्युनिकेटर हमने अपने जीवन में नहीं देखा। हमने ऐसे भक्त भी नहीं देखे, ऐसी जनता भी नहीं देखी। चुनौती बहुत सीरियस है ये। अब जरा आपने जो कल कहा है प्रधानमंत्री जी, उस चीज को देख लें जरा। आपने कहा ना आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, है ना? कितने आप अच्छे आदमी हैं, कितना आप जनता के लिए सोचते हैं, उफ, और कितने प्यार से आप झूठ भी बोलते हैं। 4 बजे जब आएगा ना सीतारमन का पैकेज, आपसे अच्छा जानता हूं प्रधानमंत्री जी सीतारमन को। वो जिस दिन जेएनयू में पढ़ने आई थी उस दिन से मैं जानता हूं उसे, और वो कितनी अक्लमंद है ये भी जानता हूं।
उसे एबीसीडी नहीं आती अर्थशास्त्र की, आप जान लीजिए इसे। आप हिंदुस्तान में लोगों को बनाइएगा मूर्ख, जिन्हें बनाना हो। हमारे जैसे लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। चार बजे पैकेज आएगा तो उस पैकेज की भी छानबीन कर लेंगे और फिर बात कर लेंगे, मौका लगेगा तो। कल परसों कभी भी बात कर लेंगे आराम से, आने दीजिए। लेकिन अभी जो आ चुका है वो जान लीजिए। अब आपने जो झूठ बोला है वो भी जान लीजिए। आपने जिस समय पैकेज डिक्लेयर किया 20 लाख करोड़ का, है ना, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार ने चंद मिनट बाद ही, मुश्किल से 1 घंटा लिया उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस ने पहली हेडलाइन बनाई और उसने आपके पैकेज को एक्सपोज करके रख दिया है। आपने जिस 20 लाख करोड़ के खर्चे का दावा किया कि आप ये जनता के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं दूसरे पैकेज में, आप में अगर साहस है तो उस इंडियन एक्सप्रेस का जो कल जो 1 घंटे के बाद ही जो न्यूज आइटम इंटरनेट पर आया, शीर्षक क्या था उसका? डिकोडिंग 20 लाख करोड़ पैकेज। और एकदम तार तार करके साफ कर दिया कि आपके 20 लाख का दावा सही नहीं है। खंडन क्यों नहीं किया आपने? अभी तक खंडन क्यों नहीं किया कि इंडियन एक्सप्रेस जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है? क्यों नहीं किया खंडन आपने? आपको अपने सच पर इतना भरोसा है तो आपने खंडन क्यों नहीं किया? और इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है अपने उत्तर में? वो उत्तर सभी आप सब लोग पढ़ें, मैं आपको शेयर कर रहा हूं उसे। इंडियन एक्सप्रेस ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी वो ये कि ये जो पैकेज है, इस पैकेज में पिछले दिनों जो रिजर्व बैंक ने जो घोषणाएं की हैं, जो हमारी मंत्री साहिबा ने, जो वित्त मंत्री साहिबा ने जो घोषणाएं की हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। और रिजर्व बैंक की घोषणाओं में कौन सी घोषणाएं शामिल हैं? मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनमें कौन सी घोषणाएं शामिल हैं, उसका डिटेल्स दिया है उसने। और उसने बताया है कि ये अगर सब चीज शामिल कर ली जाए और जैसा कि है, तो ये पैकेज 11 या 12 लाख करोड़ का बनता है। तो ये दावा तो गलत है आपका कि आप 20 लाख का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किए। हमें यह भी देखना होगा कि इसमें ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने शामिल किए गए हैं। वो डिटेल्स आने पर ही पता चलेगा। तो आपका ये पहला दावा कि आप 20 लाख करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार ने इसका सीधे खंडन किया है। फर्स्ट हेडलाइन बनाई है उसने। संकट में कोई झूठ बोलता है? जब लोग संकट में हो, आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हो, उस समय कोई झूठ बोलता है? आप यही कहते हैं कि हमें 10 लाख करोड़ का पैकेज देना है। जरूरी था 20 लाख करोड़ बोलना? ईमानदारी से सच बोलने में क्या परेशानी है? क्यों झूठ बोलते हैं आप? आपने एक और बात कही जो आप कह रहे हैं अभी, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज आई है जो कि मेरी नॉलेज में आई है, मैं जानता नहीं था इसे, बहुत ही भयानक है। वो ये कि बैंकों के लिए जो लिक्विड मनी रिजर्व बैंक ने 6 लाख करोड़ के करीब मुहैया कराई थी, पिछले दिनों में, ये जो लॉकडाउन पीरियड में ही, उसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं,
एक मार्च से लेकर 8 मई 2020 के बीच में पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के लोन बांट दिए। वाह, कितने लोगों में बांट दिए? 76,74,000 लोगों में ये लोन बांट दिए गए। इनमें वे लोग भी हैं जो कारपोरेट घराने के हैं, वे लोग भी हैं जो छोटे व्यवसायी हैं, वे लोग भी हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, वगैरह वगैरह। यानी आप इस लॉकडाउन पीरियड में जब मैं लोग घर बैठे हुए हैं, आपने लोन भी बांट दिए 6 लाख करोड़ के। आप पूछेंगे कहां से आई ये खबर आपके पास में जगदीश्वर जी? आप तो घर में बैठे रहते हैं जी। इंडियन एक्सप्रेस का ही एक और सहयोगी अखबार है जिसका नाम है न्यू इंडियन एक्सप्रेस। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसके डिटेल्स छापे हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे पढ़ लें अखबार। ये डाटा हमारे यहां नहीं बन रहे। यानी जिस समय लोग घर से निकलने के लिए बंद कर दिए गए, जिस समय लोग बैंक नहीं जा पा रहे हैं, जिस समय बैंक की शाखाएं नहीं खोल रही हैं, उस समय 6 लाख करोड़ के लोन बढ़ चुके। और जब लोन बढ़ ही चुके तो अब जब नॉर्मल सी आएगी तो लेने के लिए कुछ बैंक में बचेगा नहीं। बचेगा क्या? ये जो 6 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों को बांटा गया, बैंकों के जरिए बांटा गया है, ये 6 लाख करोड़ रुपया आपके उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल है। कितने खर्चीले हैं आप, कितनी तेज गति से काम कर रहे हैं आप। कारखानेदार मजदूरों को पैसे नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे। छोटे कारखाने बंद हो चुके हैं और आपने कर्ज भी बांट दिया और पैसा खत्म। कमाल की स्पीड है आपकी। 50 दिन में बेसहारा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बस नहीं पहुंचाई आपने, लेकिन सरकारी बैंकों से आपने पैसा निकाल के लोगों के पॉकेट में पहुंचा दिया। अगर आपने 6 लाख बसें चलाई होती तो ये 40 लाख लोग घर पहुंच जाते, लेकिन आपने एक आदमी को घर नहीं पहुंचने दिया। लेकिन 6 लाख करोड़ रुपया आपने बैंक से बांट दिया। और अब आप ये पैसा कहां जाएगा, कौन लाएगा इसको? अब ये भी तो एक एसेट बनेगा ना, वही जो हम लोग एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी आपने एक देश को एक तरह से खिलौने की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पूरा तंत्र बन चुका है हिंदुस्तान में लुटेरों का। सरकार एक तरफ घोषणा करती है, रिजर्व बैंक एक तरफ घोषणा करती है, दूसरी तरफ उस तंत्र में जुड़े हुए लोग सीधे बैंक जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और घर चले आते हैं। अरे जब घर से निकल नहीं रहे हैं, कारखाने खोल नहीं रहे हैं, तो ये लोन बढ़ कैसे गए? मेरे लिए तो यही मिस्ट्री है ये। इसका मतलब अंधे पीछे कुत्ते खाने वाला मामला है। एक अन्य पहलू जिस पर के लोगों ने ध्यान खींचा है आपका, मेरा भी ध्यान खींचा है लोगों ने। आपने एक चीज पर बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री जी। जानते हैं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, वैसे बहुत अच्छे शिष्य हैं आप मोहन भागवत के। आपने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आप चाहते हैं कि भारत की जनता अब आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल वस्तुओं के उपभोग पर ध्यान दे। और आपने यह भी कहा, आप जिसमें बोल रहे थे मैं खाना बना रहा था, आप खाना नहीं बनाते, आप अपने हाथ से चाय भी बना के नहीं पीते, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता है। तो आपने क्या कहा, मेरी क्षमता देखो, मैंने खादी को जनप्रिय बना दिया और अब मैं लोकल को भी ग्लोबल बना दूंगा।
अभी बताइए, सिख चिल्ली की बातें हैं कि नहीं है? अरे खादी आपकी वजह से लोकप्रिय हुआ है। झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती, सफेद झूठ बोलने में एकदम ही शर्म नहीं आती हम लोगों को। प्रधानमंत्री जी, आपके आने के पहले से खादी जनप्रिय था। आपने एक काम किया, खादी को जनप्रिय बनाने के साथ में आपने एक काम किया। खादी आश्रमों की दुकानों पर कहीं पर भी कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री की छवि नहीं लगती थी। आपने कानून बदल के, नियम बदल के सब जगह अपनी छवि चिपका दी। आपने एक काम किया ये। जिन्होंने इस देश को खड़ा किया ना, आत्मनिर्भर बनाया, उन्होंने भी अपनी कभी गांधी आश्रम में, गांधी ग्रामोद्योग की दुकान में कहीं पर भी कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने छवि नहीं लगाई। ये गलत है। यह गलत है कहना कि आपने खादी को जनप्रिय बनाया। यह गलत है। यह गलत है कि आपके कहने से लोग शर्ट बदलते हैं और शर्ट का कपड़ा बदलते हैं। यह गलत है। यह आपको इल्यूजन है। यह गलत है कि आपके कहने से लोग अब लाइफ बॉय साबुन से नहाने लगेंगे। यह गलत है। आपको गलत फहमी है ये। अरे बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। आप खाली पीएमओ की और अपने कैबिनेट के मिनिस्टरों की वस्तुओं के नाम पब्लिक कर दीजिए। आप किससे नहाते हैं, किससे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं और किस तरह की चीजों को खाते हैं और किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा ना सही, खाली मोबाइल फेंकवा दीजिए। आप खाली लोकल से प्रेम है ना आपको, और आप लोकल के चैंपियन हैं। आप खाली मेड इन इंडिया वाला मोबाइल इस्तेमाल कीजिए और आपके आरएसएस के लोग इस्तेमाल करें सिर्फ मेड इन इंडिया, जो भारत की कंपनी हो और भारत में बना हो। प्रधानमंत्री जी, तय मान लीजिए, मोबाइल नहीं होगा हाथ में। बाकी तो छोड़ दीजिए। टीवी चैनल्स में, विज्ञापन कंपनियों में विदेशी निवेश बंद करा दीजिए। खाली जनता तो छोड़ दीजिए आप। वो जो आपके जो प्रचारक हैं ना, जो आपके विज्ञापन का काम देखते हैं, वो जिस कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी संभालते हैं, हिंदुस्तान की सारी कंपनियों में अभी विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। लोकल पैसा होना चाहिए वहां। लोकल पे काम करना चाहते हैं ना, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है कि भारत में वे ही चैनल चलेंगे जो निजी पूंजी, देसी पूंजी से चलेंगे। ताकत देखें आपकी। हम जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप इन दो ऑप्शन को इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए अगले 72 घंटे नहीं, 72 महीने में। विज्ञापन कंपनियों में सिर्फ देसी पूंजी निवेश होगा और चैनल्स में सिर्फ देसी पूंजी निवेश होगा। मैं हृदय से चाहता हूं कि मेरे चैनल लोकल हों। मैं हृदय से चाहता हूं मेरी विज्ञापन कंपनियां लोकल हों। आप सिर्फ इतना करा दीजिए। आप तय मान लीजिए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपके समर्थन में खड़ा होऊंगा। मैं जानता हूं आपकी औकात नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके पास में राजनीतिक क्षमता नहीं है। आप सिर्फ गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जो कम जानते हैं, उन लोगों को आप सिर्फ बरगला सकते हैं लोकल के नाम पर। और तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आप लोकल की बहुत बात कर रहे हैं ना, खाली एमटीएनएल, बीएसएनएल को आप जिंदा खड़ा कर दीजिए। और ये जो अभी सौदे कर रहा है ना आपका पट्टा मुकेश अंबानी, जियो में निवेश के 3 सौदे हो चुके हैं अभी। जो आपका सबसे बड़ा फाइनेंसर है, वो पूंजी निवेश के लिए विदेश की कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है। 10-10% हिस्से बेच रहा है जियो के।
और आप हमको ये कह रहे लोकल, लोकल का पाठ पढ़ा रहे हैं आप हमें। नहीं 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 प्रधानमंत्री जी, चलने वाला नहीं है ये झूठ चलने वाला नहीं है। ये ग्लोबल दुनिया है, लोकल नहीं है। चौथा ऑप्शन दे रहा हूं आपको लोकल बनने के लिए, सच्चा देशभक्त बनने के लिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आप सिर्फ विदेशी तेल मंगाना बंद कर दीजिए। मैं देखता हूं आप कितने घंटे प्रधानमंत्री रहते हैं। आप जिस दिन ऑर्डर साइन करेंगे ना कि अब विदेशी तेल नहीं आएगा हिंदुस्तान, आप तय मानिए आपकी सरकार को उड़ा देंगे लोग। तेल, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, टीवी और विज्ञापन, इन चार चीजों को आप सिर्फ लोकल करा दीजिए। इनमें सिर्फ देसी पूंजी निवेश होगा, इसमें विदेशी पूंजी निवेश नहीं होगा। हम विदेश से कोई चीज नहीं मंगाएंगे और जो विदेशी कंपनियों का यहां पे हिसाब किताब लगा हुआ वो अपने पैसे लें और घर जाएं। हम अपना देश संभाल लेंगे, क्योंकि अब हमने तय कर लिया है, अब हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। अरे कुछ तो सीख लीजिए नेहरू जी से। 47 से लेकर 1990-91 तक विज्ञापन कंपनियों में कोई भी विदेशी पूंजी नहीं आई थी। नेहरू को बहुत चुनौती देते हैं ना आप। रेडियो चलता था जानते हैं, बिना विज्ञापन के चलता था। बड़ी मुश्किल से समझाया लोगों ने जाके इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने विज्ञापन शुरू किए उसमें। मैं सिर्फ आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आपका लोकल का पाखंड एकदम नितांत अप्रासंगिक पाखंड है। आपने सिर्फ आरएसएस के लोगों को, क्योंकि आरएसएस में एक जो समूह है जो कि आपके इस पूरे के पूरे दुष्चक्र को समझ चुका है और वो गुस्से में है, आपने उन लोगों को शांत करने के लिए आपने लोकल का बार बार इस्तेमाल किया अपने भाषण में कि भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या स्वदेशी जागरण मंच के लोग अब आपका विरोध न करें, क्योंकि आप तो अब लोकल पर चल निकले हैं। हम बीएमएस के लोगों से, स्वदेशी जागरण मंच के लोगों से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने दोस्तों से साफ कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लोकल पर नहीं, ग्लोबल के एकदम डाल पर बैठे हुए हैं, और एक ऐसी डाल पर बैठे हुए हैं जो गिरने वाली है। वो कैसे गिरने वाली है मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप कोई भी चीज अब आप लोकल छोड़ दीजिए, अब भूल जाइए लोकल को। आपने एक और बहुत बड़ी चीज कही है उसमें कल, आपने ये कहा कि आपने 4L का इस्तेमाल किया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। आपकी ये जो तुकबंदी की आदत है ना, वो जो क्लास 10-9 के लड़कों की होती है आदत तुकबंदी की, वो आपकी ये तुकबंदी की आदत है, क्योंकि जो आपकी जो स्पीच लिखता है वो कोई तुक्कड़ है। तो सुनने में क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं करना आत्मनिर्भर बनाने के लिए? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, क्या कर रहे हैं आप इसमें? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पहला काम यह किया लैंड, लिक्विडिटी, लेबर एंड लॉ में, आपने पहला यह काम यह किया कि आपने जो गरीब मजदूर अभी लॉकडाउन से परेशान था, जिसका धंधा चला गया, ऐसे 12 करोड़ लोग परेशान हुए हैं और लाखों लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, उन मजदूरों को जब वो अभी चैन की स्थिति में नहीं है, उनके अभी होशो हवास उड़े हुए हैं, आपने ठीक मौका देख के उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे कानून स्थगित कर दिए। और आपने स्थगित नहीं किए, आपने अपने पट्टों से कहा, यूपी सरकार से कहा, असम की सरकार से कहा,
आपने मध्य प्रदेश की सरकार से कहा, आपने गुजरात की सरकार से कहा कि लेबर लॉ सस्पेंड करो। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आपने कहा, क्योंकि अभी कोई भी बीजेपी में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी अक्ल से काम कर सके। किसी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं है कि प्रधानमंत्री की कंसेंट के बिना वो कोई एक घोषणा कर सके। तो आपके द्वारा शासित 4 राज्यों ने लेबर लॉ सस्पेंड कर दिए। अरे अरे, सस्पेंड करते समय थोड़ा सोच लेते आप। आप ये बताइए मुझे कि जब महामारी फैली हो तो कोई कारखाना लगाने आएगा? आपके पास में 2 ही ऑप्शन हो, आपके पास खुद के 2 ऑप्शन हो कि एक ऑप्शन यह हो कि एक ऐसा देश हो जिसमें महामारी फैली हो और एक ऐसा देश हो जिसमें महामारी नहीं फैली हो। आप किस में पैसा लगाना बेहतर समझेंगे? कोई भी सेंसिबल इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाएगा जहां के महामारी नहीं होगी। कोई भी सेंसिबल इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाएगा जहां पर के इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और सरकार को कोई ऊल जलूल इस तरह के कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। ऊल जलूल कैसे, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा आपसे। आप जानते हैं ना कि चीन के पास में, अगर चीन से कंपनियां निकलेंगी तो चीन के पास में कौन सा देश है ऐसा? एकमात्र देश है वियतनाम जहां के महामारी नहीं है। का इंफ्रास्ट्रक्चर, वियतनाम की जो स्थिति है वो भारत से कई गुना ज्यादा बेटर है। और वियतनाम में कोविड नहीं है, वियतनाम में कोरोना नहीं है। तो चीन से निकल के लोग, चीन से जुड़ा ही हुआ है वियतनाम, वहां जाना पसंद करेंगे। वो इतना दूर चल के क्यों आएंगे हिंदुस्तान, और वो भी यूपी में आएंगे? अब आप इसी से समझ लीजिए कि आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने 1200 दिन के लिए लेबर लॉ सस्पेंड किए, ठीक। और आपके एक और मुख्यमंत्री ने उस पर भी मध्य प्रदेश या गुजरात कहीं, उसने 1000 दिन के लिए लेबर लॉ सस्पेंड किए। अरे भाई, लेबर लॉ सस्पेंड करते समय तो एक यूनिफॉर्मिटी बना लेते कि चलो भाई एक साथ एक ही समय के लिए सस्पेंड करते हैं हम। नहीं, आपके यहां मुख्यमंत्री इतने गोबर गणेश हैं कि उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनके जब वो कानून सस्पेंड कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। और आप तो ये जानते हैं ना प्रधानमंत्री जी, भारत के बाहर जो इंडस्ट्री सिस्टम वो भी जानते हैं कि आप अमृत पी के नहीं आए हैं। बीजेपी की सरकारें अमृत पी के नहीं आई हैं कि वो अजर अमर और अवध्य हैं। लेकिन वियतनाम की सरकार अजर अमर होके आई है, आप जानते हैं इस बात को। वहां एक ही पार्टी रूल है, वहां भारत से बेहतर फैसिलिटीज हैं। सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। वहां जो स्किल्ड लेबर है और वहां जो शिक्षित लोग हैं, प्रधानमंत्री जी आपने वियतनाम के बच्चे नहीं देखे हैं आप तो खाली मंदिर में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो मैं पढ़ा हूं वियतनाम के बच्चों के साथ में, मेरे साथ जेएनयू में पढ़े हैं बच्चे, उनमें तमाम बच्चे अभी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं वियतनाम में। वियतनाम में बहुत अच्छा आधार है हिंदी का। वियतनाम के लोग बहुत मेहनती, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो चीन से अगर कोई कंपनी छोड़कर निकलेगी भी तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कहां है? जहां महामारी नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन कहां है? जहां पर कि कोई भी किसी भी किस्म के श्रम कानूनों के बदलने की कोई संभावना नहीं है। भारत में तो ये गारंटी है कि बीजेपी हारेगी, और बीजेपी हारेगी तो ये कानून वापस आएंगे। तब ये कंपनी कहां जाएंगी? अब आप यहां से सोचिए कि आपने 1200 दिन के लिए कानून सस्पेंड किए, और आपने जब 1200 दिन के लिए जो कानून सस्पेंड किए, उन 1200 दिन के लिए सस्पेंड किए गए कानूनों में आप एक हैवी इंडस्ट्री अगर कोई लगाने आ जाए यहां, 2 दिन में लगती है क्या? एक कोई भी हैवी इंडस्ट्री लगाने के लिए मिनिमम 2, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं। लैंड परचेज करना, बाकी सारे काम करना, उसके बाद में कारखाना बनने में 2.5-3 साल। अब जब तक कारखाना बन के चुकेगा तब तक सरकार चली जाएगी, यानी अब लेबर लॉ फिर बदल जाएंगे।
तो बताइए कौन आएगा यहां? और आपके अंदर भी साहस नहीं है? अरे आपके अंदर साहस है तो लेबर लॉ बदलने के लिए आप पार्लियामेंट में आइए, आप विधानसभा में आइए, सेशन बुलाइए विधानसभा का और लोकसभा का। ये क्या रास्ता अपना रखा है कि जब लॉकडाउन में सब लोग बंद हो घर में, हम सारे कानून बदल देंगे, हम लैंड डील के भी कानून बदल देंगे। आप जानते हैं कि अभी किसान संकट में है, आप जानते हैं कि उसकी तबाही मची हुई है, तो आपने अब लैंड डील के कानून भी, अब डायरेक्ट पूंजीपतियों को स्वर्णिम अवसर, वो जाएं और जमीन खरीद लें, और जमीन खरीदने के लिए आपने पहले ही 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उनके पास इशू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी, कुछ ज्यादा ही इल्यूजन है, निकाल दीजिए दिमाग से। याद है ना रमन सिंह की सरकार ने जो डील की थी, वो छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई दूसरी बघेल की, उसको वो डील रद्द करनी पड़ी, और वो बड़े इंडस्ट्रीज के साथ डील थी। याद है ना, एक डील पहले किसी जमाने में केरल में टाटा के लिए की थी कांग्रेस के लोगों ने, वो डील लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को रद्द करनी पड़ी। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, सिंगूर के मसले को तो आप जानते ही हैं। आपसे यह किसने कहा कि जनता आंदोलन नहीं करेगी? और आपसे यह किसने कहा कि जनता आंदोलन करेगी तो कानून नहीं बदलेगा? सिंगूर का कानून बदला, सिंगूर की डील रिजेक्ट हुई। तो कौन आएगा यहां? किसके लिए इतना ये ताबड़तोड़ ढंग से आप कानून में रद्दोबदल कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी सलाह मशवरा किए? आप मजदूर संगठनों से बात नहीं कर रहे, आप चुने हुए प्रतिनिधियों से बात नहीं कर रहे, आप राज्य सरकारों से बात नहीं कर रहे, आप सीधे आदेश दे रहे हैं कानून बदल दो। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि भारत में नॉर्मल होते ही लोग आंदोलन करेंगे, मजदूर आंदोलन करेंगे, और मजदूरों के आंदोलन को झेलना किसी के बस की नहीं है। आप तय मान लीजिए, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जनता तो पिट चुकी है, मैंने 50 दिन में अधमरा कर दिया है लोगों को लॉकडाउन में, अब आंदोलन नहीं होंगे, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये गरीब लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि इनके पास में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है जीवन का, एकमात्र विकल्प है आंदोलन। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, हम जो नारा लगाते थे यंग एज में, वो अब नारा और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, जीना है तो लड़ना सीखो। अब जीना है तो नौकरी करना सीखो नहीं, जीना है तो लड़ना सीखो। नौकरी तब मिलेगी जब लड़ाई लड़ोगे। पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। इसलिए ये जो आपने ऑप्शन चुना है और आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ, नहीं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो फंस गया आपके जाल में तय, वो भी खून के आंसू रोएगा। बंगाल में जो लेफ्ट फ्रंट था ना, बहुत ताकतवर था, आपसे ज्यादा बहुमत था उनके पास। योगी जी के पास तो कुछ नहीं है। ये लागू नहीं करा पाए, लेफ्ट फ्रंट साफ हो गया, हमेशा के लिए साफ हो गया। एक अन्य चीज, और वो आपके पूरे के पूरे इस जो इंफॉर्मेशन के जो आपने जो आंधी चलाई हो उसके संदर्भ में, वो ये कि आपने एक बहुत मजेदार काम किया है। वो ये कि आपने एक काम ये किया इस बीच में कि आपने आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी कर दिया है। अभी 2 दिन पहले एक सेमिनार हुआ है, जिसे अब लोग वेबिनार कहते हैं। उस वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश BN श्री कृष्णा,
उन्होंने जो बात कही है, बीएन कृष्णा को, उनका स्टेटमेंट क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि केंद्र ने जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उस एक्सपर्ट कमेटी के जस्टिस कृष्णा जो है वो चेयरमैन है। और जस्टिस कृष्णा ने कहा है कि आरोग्य सेतु है, ये सीधे सीधे जनता की प्राइवेसी में दखल है। मैं राहुल गांधी को नहीं कोट कर रहा हूं, वो तो आपके अपोनेंट हैं, वो तो बोलेंगे, उन्होंने बोला था, मैं उनको मैंने आज तक कोट नहीं किया। ये वह व्यक्ति है जो कि न्यूट्रल है, ये वह व्यक्ति है जो आपके विवेकानंद फाउंडेशन में जाके भाषण दे आया है और सुन आया है, आपका हमदर्द है, वो भी झेल नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि आरोग्य ऐप क्या है, आरोग्य सेतु ऐप, ये लोगों की प्राइवेसी में हस्तक्षेप है और केंद्र सरकार ने ये प्रशासनिक आदेश के जरिए इसे कंपलसरी करके गलत किया है। अगर ऐसा ही करना था तो उन्हें पार्लियामेंट का सेशन बुला के पार्लियामेंट से कानून बना के इसे करना चाहिए था, लेकिन आपने तो नहीं किया। प्लीज जितना जल्दी हो सके इसकी कंपलसरी, जो एक अनिवार्यता जो आपने घोषित की है आरोग्य सेतु ऐप की, इसे खत्म कीजिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण ओपिनियन है। जस्टिस बीएन कृष्णा की ओपिनियन जो है वो साधारण ओपिनियन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ओपिनियन है। अब एक आखिरी पहलू जिस पर कि आपने बहुत अच्छे ढंग से जोड़ दिया है, मैं उसको शेयर करके मैं ये बात रखना चाहता हूं, खत्म करूंगा मैं इसे। आपने एक बात कही है, बहुत मजेदार बात कही है प्रधानमंत्री जी। आपने ये कहा है अपने भाषण में कि आपने किस किस के खाते में कैसे पैसे पहुंचा दिए, और बहुत ही महान कार्य किया आपने। कल के भाषण में एक ही पहलू था ये कि आपकी ये महानता है कि आपने लोगों के खाते में पैसे पहुंचा दिए हैं। मैं आपको एक नई चीज शेयर कर रहा हूं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलरों ने बाकायदा पूरे देश के स्तर पर एक सर्वे किया है। ये बेंगलोर के विद्यार्थी हैं, ये बेंगलोर में ये यूनिवर्सिटी है, और उसका सेंटर का नाम है सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिसर्चर्स ने बाकायदा सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सर्वे उन्होंने 12 राज्यों में किया, और इस सर्वे को करने के लिए उन्होंने तमाम किस्म के जो सिविल सोसाइटी, उनकी भी मदद ली। और इन्होंने सर्वे उन लोगों में किया जिनके पास पैसा पहुंचाने की बात आप कर रहे हैं, यानी वे असंगठित मजदूर, वो जनधन योजना से जुड़ी हुई औरतें, जिनके पास पैसा पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं। उस सर्वे को आप जान लीजिए, उससे आपका दावा गलत साबित होता है। उस सर्वे से पता चला कि ये जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, या जो औरतें हैं, 64% ऐसे लोग हैं जिनके पास में जनधन अकाउंट है ही नहीं बैंक में। सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं, 36% ऐसे लोग हैं जिनके पास में जनधन बैंक अकाउंट है। अब आप बताइए कि ये 64% ज्यादा होता है या 36% ज्यादा होता है? कौन कह रहा है आपसे कि आपने सबके खाते में पैसा पहुंचा दिया? दो तो आज सुबह ही मेरे पास आए थे जिनके पास जनधन अकाउंट खाता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं पहुंचा आपका। और आप कहेंगे तो अकाउंट नंबर भी पहुंचवा दूंगा मैं आपके पास। आपने वायदा किया कि जनधन अकाउंट खाते में 500 रुपया भेजा जाएगा।
तो 64% ऐसे लोग हैं जिनके पास जनधन बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो पैसा पहुंचेगा कैसे? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने गलत कहा है। इस सर्वे से एक और चीज पता चली कि आधी ग्रामीण जनता एवं 1/3 शहरी गरीबों के पास किसी भी किस्म का पैसा ट्रांसफर मनी के सिस्टम के जरिए नहीं पहुंचा। एक आपकी स्कीम और है, वो पीएम किसान योजना, जिसमें आप 2,000 रुपया देते हैं। उसमें भी सिर्फ 25% लोगों को पैसा मिला है, 75% को नहीं मिला। ये जेएनयू के लड़के नहीं है, ये जिन्होंने रिसर्च किया है वो जेएनयू के देशद्रोही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइवेट विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसे आप मोदी जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको सरकारी विश्वविद्यालय तो वामपंथियों के अड्डे लगते हैं। एक और चीज इस सर्वे से आई है सामने, जिससे आपका दावा झूठा साबित होता है। वो ये कि जो राशनिंग व्यवस्था है हमारी, उस राशनिंग व्यवस्था की क्या स्थिति है जो आपने दावे किए हैं। 15% शहरी लोग और 64% ग्रामीण लोग, इनके पास राशन नहीं पहुंचा। किसी भी किस्म का राशन किसी भी जरिए नहीं पहुंचा। दस में से 8 मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, और ये 10 में से 8 मजदूर, इनकी नौकरी जा चुकी है। आपने पैसा कितना भेजा? 500 रुपया। और लॉकडाउन में उसकी कमाई कितनी गई? 45 दिन की। अब आप बताइए मुझे, 45 दिन की कमाई खोना उपलब्धि है या 500 रुपया पाना उपलब्धि है? नुकसान हुआ या फायदा हुआ है मजदूरों का? अब एक दूसरी चीज जो कि बहुत ही आपने एक बहुत ही अद्भुत सी पद्धति अपनाई हुई है प्रचार की। आप बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं और आपने बहुत तेज ढंग से ये काम किया है। देखिए, मैं पहले भी लिखता रहा हूं, अभी फिर मैं आपको अब शेयर कर रहा हूं वैसे ही, क्योंकि कल आपका भाषण सुना तो फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें कौंध गई। जो लोग हिटलर के साथ में नरेंद्र मोदी के प्रचार की तुलना करते हैं, उन्हें वो तुलना नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह प्रचार नहीं करते। नरेंद्र मोदी गोयबल्स की तरह भी प्रचार नहीं करते। नरेंद्र मोदी की अपनी शैली खास है। ये जान लीजिए आप, आज के दौर में कोई हिटलर की तरह प्रचार नहीं कर सकता। आज के दौर में कोई गोयबल्स की तरह भी प्रचार नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी हिटलर, गोयबल्स, मुसोलिनी की शैली में प्रचार नहीं करते। हिटलर की शैली की विशेषता थी, वो एकदम शुद्ध झूठ बोलते थे। नरेंद्र मोदी शुद्ध झूठ नहीं बोलते, उनकी शैली अलग है। नरेंद्र मोदी की शैली क्या है? नरेंद्र मोदी की शैली है कि आप फैंटेसी पैदा कीजिए। नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देने आते हैं तो एक फैंटेसी को लेकर आते हैं। अब वो कल जो भाषण लेके आए उसमें एक फैंटेसी है। ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो फैंटेसी है, ये फैंटेसी है, लोगों से कहा जा रहा है। और कैसे कहा जा रहा है? बहुत ही प्यार से परसुएट करके। कोई जल्दी नहीं है प्रधानमंत्री को, आराम से 34 मिनट बोले हैं वो। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो
बोलते समय बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में, कोई उत्तेजना नहीं होती। इलेक्शन की मीटिंग में उत्तेजना रहती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरह भाषण देते हैं वो, तो उत्तेजना में नहीं होते। वो बहुत ही प्यार से परसुएट करके वो अपनी बात कहते हैं, वो कोई चीज छिपाते भी नहीं है। प्रधानमंत्री के चारों भाषण, यानी जो नई जो प्रचार की शैली है, अधिनायकवादी शैली है, मोदी की शैली है, उसकी विशेषता यह है कि अपने प्रचार को हमेशा पॉजिटिव रखो और फैंटेसी में रखो। अपने प्रचार में हमेशा जन आकांक्षाओं को व्यक्त करो। आपको लगेगा कि मोदी जनता के अलावा, जनता की इच्छाओं के अलावा कोई चीज सोचते ही नहीं है, और एक फैंटेसी लेके आते हैं हमेशा। अब एक नई फैंटेसी है कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनाना है, और ये जो मौका आया है, ये जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति को जो है हमको एकदम जनता की खुशहाली में बदल देना है। नरेंद्र मोदी की शैली की एक केंद्रीय विशेषता है, वो एक शिक्षा देने वाले स्टाइल में वो बात करते हैं। हर चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें वो धीरे से सूचना पास करते हैं, और इस क्रम में वो सुनने वाले की अनुभूतियों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, उसे बदलते हैं। मोदी की स्टाइल क्या है कि वो, फिर मैं कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलते, वो सच से भी नहीं डरते। वो ये इससे भी नहीं डरते कि आप बाहर क्या हल्ला करेंगे, कौन प्रोपेगेंडा करेगा उनके खिलाफ में, वो इससे भी नहीं डरते। समस्या यह है कि जो उनकी स्टाइल में है, यानी वो सत्य छुपाते नहीं है। समस्या यह है कि सत्य को कैसे पेश किया जाए। जैसे उन्होंने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया ना, तो ये तो आंकड़ा तो सही है 20 लाख करोड़ का, इसमें कोई गलत नहीं है, झूठ नहीं है इसमें। सवाल यह है कि इसको आपने पेश कैसे किया, जिसकी मैं अभी तक चर्चा कर रहा था आपसे। सो नरेंद्र मोदी की स्टाइल यह है कि वे सत्य को छिपाते नहीं है, बल्कि वो सत्य को पेश कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। वे इस बात पर नजर रखते हैं कि जनता को कैसे समझाया जाए। वे अपने हर बयान को, हर मीटिंग को, हर भाषण को, जो उन्होंने मन की बात से लेके और अभी कल तक जो दिए हैं, वे हमेशा एक लाइन है, गुड कॉज, अच्छे उद्देश्य के लिए दिए गए भाषण। उनकी भाषण की धुरी है ये कि आप भाषण ऐसा तैयार कीजिए जो लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री गुड कॉज के लिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को, प्रधानमंत्री की राय को गुड कॉज की राय के तौर पर पेश किया जाए। प्रधानमंत्री के भाषण की आखिरी विशेषता, जो बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, कि जनता के सामने कुछ लक्ष्य रखे जाएं, कुछ प्रक्रियाएं रखी जाएं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल किया। जनता की कुछ जरूरतें रखी जाएं, उनकी महत्ता बताई जाए, जैसे लोकल की महत्ता उन्होंने बताई, लोकल की जरूरत पर जोर दिया, और इसके जरिए वे जनता का विजन बनाते हैं, वह मोदी के विजन से मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी चाहे जितना गलत करें, जनता संतुष्ट रहती है। क्योंकि वे जनता की एवरेज बुद्धि, औसत बुद्धि और औसत समझ को सीधे एड्रेस करते हैं, और यह काम करते हैं परसुएशन के जरिए, आक्रामकता के जरिए नहीं। वे ऐसे भी चीजें पेश करते हैं कि जो थोड़ी सी बुद्धि के लोग हैं वो भी उसमें एडजस्ट कर जाएं। इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत नहीं है उन्हें।
तो साधारण आदमी हमेशा आपको कन्विंस मिलता है कि मोदी ने जो कहा है वो सही कहा है। मोदी के जो प्रचार अभियान का जो मॉडल है उसमें देश नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उस मॉडल का नाम है, जो मेरा दिया हुआ नाम है, उस मॉडल का नाम है मोदी इंटीग्रेशन। यह हिटलर का मॉडल नहीं है, यह मोदी इंटीग्रेशन प्रोपेगेंडा मॉडल जनता को परसुएट करके एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाता है कि जो कुछ होगा भविष्य में होगा, इंतजार करो। अच्छा, भविष्य आता नहीं है, भविष्य आता नहीं है, वो सुंदर भविष्य आके नहीं दिया। दो बड़े पॉलिसी फेलियर हो चुके हैं अभी, ये फैंटेसी के जरिए ही आए थे। नोटबंदी का प्रश्न फैंटेसी के जरिए आया और वो फेल हुआ। जीएसटी का 2 साल हो गए, फैंटेसी की तरह आया था और वो फेल हुआ। फैंटेसी का मॉडल, जो प्रोपेगेंडा का मॉडल है, उस प्रोपेगेंडा के मॉडल की खूबी है कि वहां सच छुपाते नहीं है, वहां सच को बहुत चालाकी के साथ में पेश किया जाता है। और इस चालाकी के पीछे सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती है? इच्छा ये रहती है कि मोदी के साथ में किसी भी तरह लोगों को इंटीग्रेट करो। सो जो नया मॉडल है जिस पर भारत का अधिनायकवादी तंत्र चल रहा है, वो नया मॉडल है मोदी इंटीग्रेशन प्रोपेगेंडा मॉडल। और ये कल के भाषण की सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। मोदी झूठ नहीं बोलते, मोदी सच को छिपाते भी नहीं है, और मोदी किसी के आक्रमण से, प्रचार से डरते भी नहीं है। आप उनकी शैली को पकड़िए, उनका प्रत्युत्तर दीजिए, लिखिए, सत्य को अपने तरीके से टटोलिए, मोदी की तरह नहीं। आपको एक अलग विध्वंस भारत दिखाई देगा। मैं शायद हिंदुस्तान का पहला आखिरी लेखक था जिस समय नरेंद्र मोदी पूरे तामझाम के साथ में पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था। उस समय करीब 200 से अधिक किताबें निकली थी उनकी प्रशंसा में। एकमात्र मेरी किताब थी नरेंद्र मोदी की फांसीवादी प्रचार कला। मैंने किसी दबाव में सरेंडर नहीं किया। पुस्तक आई और मेरे जो अनुमान थे वो सब खरे उतरे। इसके लिए मैं मोदी का शुक्रगुजार हूं कि मोदी ने वही काम किया जैसा मैंने कल्पना की थी। और मैं अब फिर कल्पना कर रहा हूं कि ये जो मोदी इंटीग्रेशन का जो प्रोपेगेंडा मॉडल है, ये मॉडल अब कोलैप्स करेगा। आप लिख लीजिए इसे। इसमें टाइमिंग में हो सकता है कि वो जुलाई की बजाय सितंबर हो जाए, अक्टूबर हो जाए, लेकिन ये कोलैप्स करेगा। क्योंकि जनता की जो वास्तविकता है जीवन की, वो बहुत ही कठोर और बहुत निर्मम है। लोगों के सपने चूर हो चुके हैं। अब वो फैंटेसी में अगर रहेंगे तो और भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे। लॉकडाउन मोदी के प्रचार का क्लाइमैक्स है। अब मोदी यहां से नीचे जाएंगे। अब ये नीचे जाएंगे, लगातार नीचे जाएंगे। बस इंतजार कीजिए। लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए अपने को तैयार कीजिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मदद कीजिए। लोकतंत्र निश्चित तौर पर अब इस फैंटेसी के जरिए एक बहुत ही भयानक मुसीबत में फंस चुका है। ये जो पॉजिटिव सेंस है ना मोदी जी का, ये पॉजिटिव सेंस नहीं है। ये असल में इल्यूजन पैदा करने वाला पॉजिटिव सेंस है। ये रियल सेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए पॉजिटिव सेंस में बात की जाती है, पॉजिटिव भाषा में वो बोलते हैं। इसलिए निकलने की जरूरत है इससे।
इस मोदी के मोह से निकलने की जरूरत है, और ये निकलेंगे, लोग निकलेंगे। कौन लोग निकालेंगे? वही लोग निकालेंगे, वही लोग निकालेंगे जो लोग मोदी को लेके आए थे। उनमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं। तय मान लीजिए, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच को वो मजबूर हैं अब लड़ने के लिए सड़क पर। वे वामपंथी जिनको कल तक हम हाशिए के लोग समझते थे, आप तय मानिए कि वो आगे आएंगे, आगे आएंगे। मैं भविष्य देख रहा हूं। मैं बहुत निराश था कुछ दिन पहले तक, लेकिन केरल के मॉडल ने यह प्रूव किया है कि लेफ्ट हिंदुस्तान में सरवाइव करेगा और लेफ्ट फिर रिटालिएट करेगा, लौट के आएगा। क्योंकि अभी जनता को लड़ाई की जरूरत है, और लड़ाई जनता बिना लेफ्ट के नहीं लड़ सकती। लेफ्ट आएगा। कांग्रेस ने जो स्ट्रगल का पाथ चुना है, वो स्ट्रगल का पाथ सही है। बेटर कोऑर्डिनेशन की और जरूरत है, क्योंकि इस फैंटेसी के मिथ को, इस फैंटेसी के कॉमन सेंस को हर स्तर पर क्वेश्चन किया जाना चाहिए। जो लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, उनकी चाहे जो विचारधारा हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, या वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, सबको मिलकर काम करना होगा। क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। यह हिटलर से बड़ी चुनौती है। हिटलर को तो आप जानते थे, वो बम फेंकता था, ये तो बम नहीं फेंकता। लेकिन आपका पूरा घर उड़ा दिया है इसने, करोड़ों लोगों के घर तबाह कर दिए इसने बिना बम फेंके। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है कि हिंदुस्तान की 8% जो जीडीपी थी उसे नीचे ले जाके 1-1.5% कर दिया। ये ज्यादा खतरनाक है। सो प्लीज फैंटेसी से निकल के जीवन में लौट आओ। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।